स्टूडेंट्स मेरी आवाज आपको आ रही है? काइंडली मैसेज करके आंसर कीजिएगा। ओके, फाइन। तो नाइस टू सी यू अगेन। आप लोगों को मैंने एक काम दिया था। नंबर 1, आप लोगों से कहा था कि आपने सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, और आफ्टर डाउनलोडिंग सिलेबस आपको मैंने कहा था कि आप जो है वो डेटा सेट जो है उसमें से प्रिंट आउट उसका ले लेंगे। होपफुली आप में से मेजॉरिटी ने ये काम कर लिया होगा, और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ये काम नहीं किया और उन्होंने हमारे ग्रुप को अब रिसेंटली ज्वाइन किया है या पिछली क्लास में नहीं थे, तो उन सब के लिए जो है वो ये मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि देखें, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। हमारा जो सिलेबस का कोड है वो है केमिस्ट्री 9701, हमारा सिलेबस कोड है। ये सिलेबस कोड आपने डाउनलोड करना है, इसका सिलेबस। अच्छा, इस सिलेबस में आपको दो चीजें नजर आएंगी। कुछ पार्ट आपको जो है वो बोल्ड नजर आएगा और कुछ पार्ट बोल्ड नहीं होगा। तो जो बोल्ड पार्ट है वो A2 सिलेबस है, और जो बोल्ड पार्ट नहीं है वो आपका AS सिलेबस। चूंकि सिलेबस वो पूरा A लेवल का है, इसलिए उसमें बोल्ड वाला पार्ट भी शामिल है और जो बोल्ड नहीं है वो भी शामिल है। तो जो बोल्ड नहीं है वो AS है, और जो बोल्ड है वो A2। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो आपने सिलेबस देखना है, और अब मैं आपको बताता हूं कि आपके सिलेबस के जो मेन टॉपिक्स या फीचर्स हैं वो क्या क्या है। केमिस्ट्री का सिलेबस डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो है फिजिकल का, और फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं, मैं आपको सिर्फ वो मेजर टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है? उसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो जो टॉपिक्स हैं उनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद मोल एंड स्टिचोमेट्री, एटम मॉलिक्यूल्स एंड स्टिचोमेट्री है। स्टिचियो, ये जितनी हमने मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन की थी वो इस पार्ट के अंदर इंक्लूड होंगी। मोल्स एंड स्टिचोमेट्री के बाद जो है आपका टॉपिक इसमें बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग के बाद टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद यहां पर एक टॉपिक है केमिकल एनर्जेटिक्स का, और ये केमिकल एनर्जेटिक्स का जो टॉपिक है, केमिकल एनर्जेटिक्स का टॉपिक जो है इसको आपने एएस में पढ़ा था, एनर्जी फ्रॉम ओ लेवल में एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स के नाम से। और एएस में अब आपका ये टॉपिक केमिकल एनर्जेटिक्स है। काफी डिटेल टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जेटिक्स के बाद आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रिया, जो आपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ा था कि ओ लेवल के सिलेबस में जो रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, ये उससे रिलेटेड चैप्टर है। इसके अलावा आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे आउट रिडॉक्स रिएक्शंस, और रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जो है आप पढ़ेंगे एक और चैप्टर है विच इज रिएक्शन काइनेटिक्स।
ये जो आपके सामने मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, दीज आर द चैप्टर्स फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड है। इसमें कैलकुलेशंस भी हैं और जो फिजिकल फिनोमेना होते हैं डिफरेंट, जो केमिकल चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद जो सेकंड कंपोनेंट आपके सिलेबस का है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें जो चैप्टर्स आप चैप्टर जो है वो है रिलेटेड टू पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी जो है इसमें हम बात करेंगे रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। अलावा एक टॉपिक आपका ग्रुप 2 है, एक टॉपिक है आपका ग्रुप 17। अब आप कहेंगे ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 कहां से आ गया? अब जो आपने सिलेबस डाउनलोड किया है उस सिलेबस का आखिरी पेज देखिएगा जहां पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। पुराना जो ओ लेवल का पीरियोडिक टेबल था उसमें टोटल 8 ग्रुप्स थे और ट्रांजिशन एलिमेंट जो थे उनके ऊपर कोई ग्रुप नंबर नहीं था। लेकिन अब ए लेवल में जो आप पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करेंगे उसमें टोटल 18 पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट को ग्रुप नंबर दिया हुआ नहीं था वो ग्रुप नंबर आपको यहां मिलेगा। इस तरह टोटल हमारे ग्रुप्स जो पीरियोडिक टेबल में अब हैं वो 18 ग्रुप्स, फ्रॉम 1 to 18। और ग्रुप 17 के अलावा एक और टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे, दैट इज नाइट्रोजन एंड सल्फर। कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं नाइट्रोजन की और सल्फर की। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि ये ग्रुप 5 में होता है और अब हम इसको ग्रुप 15 में आप देखेंगे। सल्फर जो है जी बेटा शायद हो सकता है आपकी साइड पे इंटरनेट इशू हो या मेरी साइड से, क्योंकि इंटरनेट बहरहाल आज 2 दिन से इशू कर रहा है। क्या बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? काइंडली मैसेज करें। आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? हेलो सर आ रही है लेकिन फिर बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए कट जाती है। आसफा कह रहे हैं क्लियर है, शुएब कह रहे हैं क्लियर नहीं है, कुछ को क्लियर है कुछ को नहीं है। बेटा ये प्रॉब्लम जो है वो हम सबकी साइड से इंटरनेट इशू का है। तो बहरहाल अब ये जो है वो इंटरनेट हर जगह प्रॉब्लम कर रहा है। कुछ आपकी साइड से हो रहा होगा, कुछ मेरी साइड से भी हो रहा होगा। तो अगर कहीं पर आपको लगे कि आप मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो आप वो बात रिपीट करवा लीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। अगर आपको लगे कि बात आवाज मेरी नहीं आ रही सही तो जो बात रुक जाए आप उसको रिपीट करवा लीजिएगा। बट मेरा ख्याल है कि ये इधर साइड का इंटरनेट का इशू है, बारिशों के बाद जो है वो इंटरनेट ठीक तरह से चल नहीं रहा। ठीक है जी। तो ये आप जो है वो हाँ बेटा मैं देखिए, मैं तो जो भी पॉसिबिलिटी है इंटरनेट मैंने चेंज भी कर लिया है, सब कुछ करके देख रहा हूँ। लेकिन आपकी साइड से भी इशू हो सकता है, कुछ बच्चों को क्लियर जा रही है वॉइस, कुछ को प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहरहाल ये जो है वो इंटरनेट का इशू है आपकी साइड से। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये बारिशों के बाद के मसाइल हैं, थोड़े 1-2 दिनों में जो है वो ये रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये इशू खत्म हो जाएगा। बहरहाल इस वक्त आपके सामने मैं कोई पढ़ा नहीं रहा, अभी तो सिर्फ आपको सिलेबस की आउटलाइन बता रहा हूँ। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वही आपके सिलेबस का कंटेंट है। मेन जो कंटेंट आपका सिलेबस का है या जो मेन टॉपिक्स हैं
जिनको हमें डिस्कस करना है एएस के सिलेबस में, वही मैंने लिखे हैं। तो अगर आपको नहीं कोई आवाज कम ज्यादा भी हो रही है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये टॉपिक्स आ जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अच्छा जनाब, अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट एरिया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरिया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है इसमें पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में आप इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कहने को ये इंट्रोडक्शन है लेकिन ये एक बहुत ही डिटेल्ड चीजें इसके अंदर हैं। इसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने का तरीका डिस्कस करेंगे, आप इसमें जो है वो आइसोमर्स पे बात करेंगे, बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो ऑर्गेनिक में इन्वॉल्व हैं। इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर ऑर्गेनिक वाले। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा जो टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन्स का है। हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स के बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स। अच्छा, हाइड्रोकार्बन की टर्म तो आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ी है, लेकिन ये हैलोजन डेरिवेटिव्स की टर्म आपने नहीं पढ़ी। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं यानी ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हैलोजन्स मौजूद होते हैं। हैलोजन्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हैं ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ये आपने ओ लेवल में इस तरह नहीं पढ़ा चैप्टर की फॉर्म में, एएस में आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। आफ्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स आपका चैप्टर है अल्कोहल्स का। और अल्कोहल्स के चैप्टर में आप अल्कोहल का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ओ लेवल में पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप होता है। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को हम अल्कोहल्स कहते हैं। अल्कोहल्स आपने वहां पर ओ लेवल में बेसिक्स पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर काफी डिटेल्ड जो है वो केमिस्ट्री है अल्कोहल। इसके अलावा आपने अल्कोहल्स के बाद जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने ओ लेवल में बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये एएस में आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक। उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद आपने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो आपका टॉपिक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा आप इस टॉपिक में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज अ चैप्टर ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की टर्म अगेन आपने एएस में ओ लेवल में अपने पढ़ी है, आपको पता है पॉलीमराइजेशन में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब आप पॉलीमराइजेशन जो पढ़ेंगे वो ज्यादा डिटेल्ड पॉलीमराइजेशन होगी। इन जनरल जस्ट टू रिकॉल, जो आपने ओ लेवल में पढ़ा है कि दो तरह की पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन में होता क्या है कि नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं एंड मेकिंग अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल।
इस फिनोमिना को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और पॉलीमराइजेशन में हमेशा दो टाइप्स होती हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। तो हमारा जो एएस का सिलेबस है उसमें सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन की डिटेल्स हैं, जबकि A2 में आप कंडेंसेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्योरली आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़नी है। ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। और फाइनली एक टॉपिक आपको और पढ़ना है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में जो केमिस्ट्री में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक इस्तेमाल होती हैं किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका शेप आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, या उसका अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए, हम उन्हें एनालिटिकल टेक्निक्स कहते हैं, जिससे आप किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसकी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। बिकॉज कंपाउंड जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इट इज ऑल अबाउट द नॉलेज ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, और तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये आपको जो है वो बताती है, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट एनालिसिस में काम आती है, उसमें आपको शेप ऑफ कंपाउंड पता चलता है। इस मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, कोई एक टेक्निक नहीं है। आप इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक टेक्निक पढ़ेंगे सिर्फ, जिसका नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब डेफिनेटली ये नाम जरा भारी सा आपको लग रहा होगा और यकीनन ये एक मुश्किल टॉपिक भी है, लेकिन बहरहाल हमारे सिलेबस का पार्ट है, वी हैव टू डिस्कस। इसको कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें हेल्प आउट करती है टू फाइंड आउट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस की वो टेक्निक है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन फंक्शनल ग्रुप की एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम एनालिटिकल कहते हैं। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? ये आपने अपनी ओ लेवल ऑर्गेनिक में पढ़ा है। ओके, एक मैसेज आया है, देखते हैं। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। बाकी बेटा आप बताइए, और लोगों को भी मेरी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है? बेटा कुछ लोगों की अपनी साइड से जो है वो इंटरनेट का इशू है, और मैंने पहले भी आपको बताया। अली आमिर कह रहे हैं इट इज क्लियर। मेरा ख्याल है बेटा ये आपकी साइड से कोई इंटरनेट का इशू है फिलहाल। तो ये पूरे कराची में प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का इस वक्त। हम जो है वो मतलब मुख्तलिफ साइड से प्रॉब्लम हो रहे हैं। इवन जो है वो जूम एप्लीकेशन भी प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन बहरहाल ये चीजें मैनेज करनी है। जहां मिसिंग हो रहे होंगे ये चीज रिकॉर्ड भी हो रही है, इसको आप बाद में जब आपका इंटरनेट ठीक चल रहा हो आप उसको दोबारा सुन भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो बाद में आपके साथ हम शेयर कर लेंगे, तो वो आप सुन भी सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से ये था जिनको मेरी आवाज क्लियर हो रही है, उनसे सवाल ये था कि एक टर्म मैंने इस्तेमाल अभी की है, ये है फंक्शनल ग्रुप। ये आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ा हुआ है।
आप बताइए कि फंक्शनल ग्रुप की टर्म जो है वो आपको आती है फंक्शनल ग्रुप हैविंग बॉन्डिंग ऑफ सेम मॉलिक्यूल। ओके, कोई और स्टूडेंट जो आंसर दे सके बेटा फंक्शनल ग्रुप का? ये आप जो लोग लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए ए लेवल के स्टूडेंट के तौर पर। ग्रुप ऑफ एटम विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कंपाउंड में भी, अली आमिर कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ एटम जो कि उस कंपाउंड को अपनी प्रॉपर्टी देता है, राइट। और कोई केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड बाय इट ऑफ दैट ग्रुप कंपाउंड। ओके, आप में से बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट में किसी हद तक बात ठीक है। देखिए फंक्शनल ग्रुप की टर्म खुद बता रही है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है जो काम करने वाला होता है, एक्टिव पार्ट होता है। तो बेसिकली फंक्शन एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है इस हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, एक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक्टिव पार्ट का मतलब ये है करता है, किसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, ऐसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है। अब जिस कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप मौजूद होगा वो कंपाउंड जो है वो अल्कोहल कहलाएगा। और अल्कोहल की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जहां भी मौजूद होगा वो उस कंपाउंड के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर वो पार्ट जो रिएक्शन में हिस्सा ले, वो पार्ट जो अपनी प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड को दे, जो पार्ट उस कंपाउंड में रिएक्टिव हो, हम उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो है, जो रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इज अ रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फंक्शनल कहा जाता है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टेक्निक है तो कि हमें इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, इसको हम इंस्ट्रूमेंट से आइडेंटिफाई करते हैं। यानी ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जो आपको बता देती है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद। तो अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और ये टेक्निक किस तरह काम करती है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इंशाल्लाह इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। होपफुली जब हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो यकीनन उस वक्त ये टॉपिक पढ़ाना और आपका समझना आसान होगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि आपके सिलेबस के ये 4 कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इस पूरे पार्ट के अंदर जो है, इस पार्ट के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो रहा है, इस तरह से आपका सिलेबस, राइट। ये तो आपको मैंने एक बेसिक्स इसके बारे में बता दी। अब आप जो हम आज कुछ बात करेंगे, अच्छा मुझे बताइए आप में से मुझे बताएं, एक तो जो लोग जा रहे हैं ओ लेवल का एग्जाम देने के लिए अक्टूबर नवंबर के लिए, या जो लोग प्रेडिक्टेड पे गए हैं, आपको क्या लगता है कि ओ लेवल में आपको कौन सी ऐसी चीज है जो ओ लेवल की आपको लगता है कि आपकी ग्रिप नहीं है और आपको उसको रिवाइज करना चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि इनिशियली थोड़ा आपका बैकग्राउंड उसका डेवलप करवा दूं, और वो जो मुश्किल चीजें जो आपको ए लेवल के लिए रिक्वायर्ड भी होंगी, तो वो चीजें मैं पहले आपको रिकॉल करवाऊं, ताकि आप जब ए लेवल के सिलेबस को हम स्टार्ट करें तो आप कंफर्टेबल, ठीक है। आप
अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं टॉपिक, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हमें किस हद तक जरूरत है। और फिर मुझे लगा कि वो टॉपिक आपको रिवाइज करने की जरूरत है, तो पहले हम उन टॉपिक को थोड़ा सा टच करेंगे ताकि आपको उसका बैकग्राउंड डेवलप हो जाए, ताकि आप ए लेवल में ट्रबल फील ना करें जब हम ए लेवल के टॉपिक्स को स्टार्ट करें। यस बेटा, आप अस्सलाम वालेकुम मैसेज सर। भी कर सकते हैं और आप जो है वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता भी सकते हैं। सर अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। दो बच्चों ने मोल्स की मैं स्टार्ट करवाऊंगा मोल्स, तो वो मैं बेसिक से ही कराता हूं। उसमें मैं आपको ओ लेवल का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करवा के ही मैं एएस के जो है वो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो मोल तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। सर तो एसिड मोल बेसिस का भी। आपको टेंशन नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस और मेटल एक्सट्रैक्शन जो है ये हमारे एएस में कोई खास उसकी जो है वो जरूरत नहीं है। यस, एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो मैं आपको बेसिक से कराऊंगा। रिडॉक्स रिएक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं बेसिक से कराऊंगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। मुझे जो अभी इसमें बात जो नजर आ रही है कि जो स्टूडेंट का ऐसा कंसर्न जो बहुत ज्यादा हमें आगे इस्तेमाल नहीं करना पड़े। ओके, तो अब मैं चले आपसे जो है वो आज बात करता हूं रिगार्डिंग एसिड एंड, ठीक है। काफी सारे टॉपिक मेरे सामने आ गए हैं, तो अब आप में से कितने लोग टर्म एसिड और बेस को समझते हैं? एसिड क्या होता है? यस, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्हीनियस। आपके ओ लेवल के सिलेबस में आर्हीनियस थ्योरी है, और ये आर्हीनियस थ्योरी जो है ये हमें एसिड और बेस के बारे में बताती है। ये फर्स्ट एवर थ्योरी है, पुराने जमाने की थ्योरी है, जो शुरू में एसिड और बेस को डिफाइन किया गया था आर्हीनियस थ्योरी के नाम। इस साइंटिस्ट का नाम है आर्हीनियस। उसने एसिड और बेस को डिफाइन किया था, और आर्हीनियस थ्योरी ये कहती है, यस मेजॉरिटी ने जो है वो बात आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। आर्हीनियस थ्योरी ये कहती है कि जो एसिड होता है, एसिड जो है हम कहते हैं उस कंपाउंड को सैयद माज, आप जो है वो बेटा अपने अच्छा एसिड हम कहते हैं दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H positive ion in the aqueous solution। अगर आप किसी भी कंपाउंड को वाटर में डालें और वो वाटर में जाने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे, तो हम उसे एसिड कहते हैं। जैसे HCl है और आपने उसे एक्वा यानी वाटर में डाला, एंड इट कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयन एक्वस और Cl नेगेटिव आयन एक्वस, ये एसिड है। तो हर वो कंपाउंड जिसमें H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है,
जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, हम उस कंपाउंड को एसिड। एसिड आर दो सब्सटेंसेस which produce H positive ion in the aqueous solution. So whenever they are added into water, whenever they are mixed into water, they will produce H positive. अच्छा, ओ लेवल में आपने एक बात पढ़ी थी, हो सकता है आप सबको याद हो, कि एसिडिटी नीड्स वाटर, एसिडिटी नीड्स वाटर, यानी अगर आप वाटर में नहीं डालेंगे, जैसे HCl, HCl का आपको पता है रूम टेम्परेचर पर HCl का जो स्टेट है वो गैस है। रूम टेम्परेचर पर HCl गैस है, और अगर आप HCl गैस को लिटमस पेपर से पास करें, लेकिन वो लिटमस पेपर अगर ड्राई हो, तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ HCl कोई चेंज नहीं करता, नो चेंज। हालांकि आपने पढ़ा है कि एसिडिक कंपाउंड जो है वो लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, ब्लू लिटमस जो है इट टर्न्स टू रेड अगर आप उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं या एसिडिक कंपाउंड से उसको इंटरैक्ट करवाते हैं। लेकिन अगर HCl गैस है आपके पास और आप उस पर ड्राई लिटमस पेपर ले जाते हैं, तो देयर वुड बी नो चेंज। इसका मतलब यह है कि HCl गैस जो है वो लिटमस पेपर के साथ कलर चेंज नहीं देता, यानी HCl गैस एसिडिक नेचर शो नहीं करता। So it is not possible for an acid to give acidic character without water. Water is compulsory required. Water compulsion है। Water के बगैर कोई भी compound acidic character show नहीं करता। Water में जब आप उसको add करते हैं, तो ये इस तरह से water में ionize होता है। यानी अगर आप HCl गैस को एक्वस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन एक्वस और Cl नेगेटिव आयन एक्वस में, और इसका रिजल्ट ये आएगा, यस, HCl इज न्यूट्रल इन गैस फॉर्म। बिल्कुल सही कहा अहमद मुनीर आपने कि HCl बिहेव्स न्यूट्रली इन गैसियस फॉर्म। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने ये पढ़ा है कि जब आप मेटल को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि अगर आप मैग्नीशियम मेटल ले लें और मैग्नीशियम मेटल पर HCl गैस डालें, HCl गैस, मैग्नीशियम मेटल को HCl गैस में डालें, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद HCl gaseous because HCl gaseous is not acidic in nature. HCl aqueous is acidic in nature. इसीलिए HCl gaseous को हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जबकि HCl aqueous को हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्क है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, एक HCl गैस है और एक HCl aqueous है, फार्मूले में दोनों सेम है, लेकिन HCl गैसियस एसिडिक नहीं है, जबकि HCl एक्वस जो है वो गैसियस इन नेचर, सॉरी एसिडिक इन नेचर। तो मतलब ये समझ में आया कि एसिडिटी नीड्स वाटर, विदाउट वाटर जो है कोई भी एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। यस, इट इज सेम फॉर ऑल एसिड्स, लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इस फॉर्म में होते हैं कि जहां पर उनके अंदर कुछ थोड़ा बहुत HI मौजूद होता है, पार्शियली वो खुद ही डिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं, बट इन जनरल एसिडिटी नीड्स वाटर। कोई भी कंपाउंड उस वक्त तक एसिडिक कैरेक्टर, इवन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके हाथ पे मैं रख दूं कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर बाद वो आपके हाथ से मॉइस्चर जब खींचेगा और उसके अंदर वाटर आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो फिर वो आयोनाइज होगा और फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करेगा
और आपका हाथ को गला देगा, बट इनिशियली खाने के ठीक, अब दो तो मेरे ख्याल है बच ही गए, सवा दो भी होने वाले हैं। ठीक है, तो HCl समझ में आ गया आपको कि कोई भी एसिडिक कैरेक्टर के लिए, एसिडिक नेचर के लिए क्या जरूरी है होना? जरूरी होना यह है कि एसिड उसी वक्त एसिडिक कैरेक्टर शो करता है कि जब एक्वस। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, और जो ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स में अगर किसी को इशू भी था तो ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अब एसिड्स दो तरह के होते हैं जरूर जी बेटा, गुड। तो एसिड दो तरह के होते हैं। दो तरह के एसिड का मतलब यह है कि हम एसिड के अंदर कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। होपफुली ये वाली बात भी आपको बहुत क्लियर नहीं होगी अपने ओ लेवल के सिलेबस में, लेकिन ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपको इससे जो है वो कनेक्शन होगा आपका। तो जो मैं नेक्स्ट आपको बात बता रहा हूँ वो आपको क्लियर होनी चाहिए, और वो ये कि देखें, एसिड को हम स्ट्रेंथ की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड अदर आर नोन टू बी वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है और वीक एसिड में फर्क ये होता है कि आमतौर पर हम स्ट्रॉन्ग की टर्म वहां पर इस्तेमाल करते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। यानी आपने अगर 1 मोल किसी चीज का ऐड किया तो पूरा का पूरा 1 मोल डिसोसिएट हो जाता है। या स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसको कहते हैं विच आयोनाइजेस अप टू ग्रेटर एक्सटेंट, जो मैक्सिमम आयोनाइज हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब तक एचाइन प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा। तो अगर एक कंपाउंड आपने वाटर में डाला और वो कंपाउंड एचाइन प्रोड्यूस नहीं करता तो वो एसिड नहीं है। जब तक वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एचाइन प्रोड्यूस नहीं करेगा वो एसिड नहीं है। अब अगर वो ज्यादा एचाइन प्रोड्यूस करेगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर वो कम एचाइन प्रोड्यूस करेगा तो वो वीक होगा। इसीलिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट हमारा ये होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं, जबकि वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं होते। कुछ डिसोसिएट होता है पार्ट और कुछ नहीं होता। बेटा आपको जो क्वेश्चन ट्रबल करता है सॉल्व करने में, आप वो क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे मुझसे शेयर करते जाइएगा। मैं साथ साथ उसका जो है वो वॉइस नोट आपके साथ शेयर करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा साथ साथ। लेकिन बेसिक्स जब तक आपको नहीं पता होंगी तब तक आप जो है वो नहीं कर सकते क्वेश्चन। और दूसरी बात देखें, पास्ट पेपर के क्वेश्चन बेटा किसी एक टॉपिक से नहीं होते। पास्ट पेपर का क्वेश्चन दो तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मिलकर बनता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर कोई एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिव अपना सिलेबस कवर नहीं करेंगे तब तक आपके लिए पास्ट पेपर के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और समझना आसान नहीं होगा।
बेटा मैंने आपको कहा कि आपको जिस क्वेश्चन में ट्रबल हो आप वो क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, तो जहां आपको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी मैं वॉइस मैसेज में आपको वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आपको फायदा होगा कि आप जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे, और खासतौर पे जो लोग अक्टूबर नवंबर के लिए जा रहे हैं वो लोग जो है वो स्पेशली, और बाकी लोग जनरली, जहां आपको ओ लेवल में प्रॉब्लम हो रहा है, ओ लेवल के किसी पेपर में, पुराने क्वेश्चंस में, किसी टॉपिक में, तो वो आप व्हाट्सएप पे शेयर करते रहें, ठीक है। इंशाल्लाह आप, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो उसका आंसर भी करें और आपको एक्सप्लेन। बहरहाल जनाब ये स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क है। अच्छा अब मुझे बताओ कि एक और टर्म इस्तेमाल होती है एसिड के साथ और इवन बेस के साथ भी, वो है कॉन्सेंट्रेटेड, और दूसरी टर्म होती है डाइल्यूट। अब ये बताओ कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड में क्या फर्क होता है? किसी को पता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट? और मेरा एक और सवाल भी है, क्या वीक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या नहीं हो सकता? दो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, एक ये कि अगर किसी को ये आइडिया है कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फर्क होता है, और दूसरा ये कि ये आइडिया है कि क्या कोई वीक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या नहीं हो सकता। वेटिंग फॉर योर आंसर। बेटा कोई जवाब नहीं आया? ओके एक कोई स्टूडेंट ने आंसर किया, देखते हैं। कॉन्स्टेंट इज द वन इन विच एसिड डिसॉल्व्स इज मोर देन वाटर, आई गेस। देखिए वो तो स्ट्रांग हो गया, जो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा, वो स्ट्रांग होगा। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की टर्म जो है वो रिलेटेड टू है concentrated which solute is more, solvent is less. Yes, concentrated and dilute की जो टर्म है वो weak के साथ भी हो सकता है, वो strong के साथ भी हो सकता है, because term concentrated is related to quantity. अच्छा मरियम ने कहा कि weak acid cannot be concentrated, और मुआज ने कहा can be concentrated. Yes मरियम, it can be concentrated. बच्चे weak acid जो होता है वो concentrated भी हो सकता है, वो dilute भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की टर्म जो है ये क्वांटिटी रिलेटेड टर्म है। दिस टर्म इज रिलेटेड टू क्वांटिटी, अमाउंट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है, यस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि हैविंग ग्रेटर क्वांटिटी। अगर आप इसको यूं समझें कि आपने पानी में नमक 1 चम्मच डाला, फिर आपने 2 चम्मच डाले, फिर आपने उसी पानी में तीसरा चम्मच नमक का डाल दिया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर नमक की कॉन्सेंट्रेशन, क्वांटिटी बढ़ती गई। तो नमक का सोल्यूशन डाइल्यूट भी हो सकता है और नमक का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी हम इस्तेमाल करते हैं कि वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। अब मेरा ख्याल ये है कि तमाम स्टूडेंट को टर्म सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता होगा, और जिनको नहीं याद मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ कि सॉल्यूट का मतलब होता है जो डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो डिसॉल्व करता है। आमतौर पर सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे आप नमक जब डालते हैं पानी के अंदर तो पानी ज्यादा होता है, नमक कम होता है। तो नमक सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो कॉन्सेंट्रेटेड की जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि है, जबकि डाइल्यूट ऑफ
सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूट, यानी जो चीज आप डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी कम क्वांटिटी डिसॉल्व। तो ज्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा, कम क्वांटिटी डिसॉल्व होगी तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। ये फर्क है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि हैविंग ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपको सॉल्ट की एग्जांपल दी कि आपने 1 कप पानी का लिया और उसमें आपने नमक थोड़ा डाला, फिर उसके बाद और डाल दिया, फिर आपने और नमक डाल दिया। जैसे जैसे आप नमक का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे नमक की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता जाए। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि हैविंग ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जबकि डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि हैविंग स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। H positive ions are not acting as solvent। देखो बच्चे, H positive ion, मैंने तो सॉल्ट की आपको एग्जांपल दी, NaCl is a salt। तो अगर आपका एसिड जो है उसके अंदर अमाउंट ज्यादा है H आयन का तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। आप बात कर रहे हैं सब्सटेंस की, कोई भी कंपाउंड जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो अगर आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा, अगर आप क्वांटिटी कम लेंगे तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। तो ये फर्क होता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की टर्म में। होपफुली आपको अब मेरी बात समझ में आ गई होगी कि चाहे वो एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है और वो डाइल्यूट भी हो सकता है। चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, वो डाइल्यूट भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की टर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब क्वांटिटी ज्यादा या कम होती है, जबकि स्ट्रांग और वीक की टर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब डिसोसिएशन कम या ज्यादा होता है। जब डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो उसको हम स्ट्रांग कहते हैं, जब डिसोसिएशन कम होता है तो हम उसको वीक कहते हैं। ये ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रांग, वीक, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के अंदर क्या फर्क होता है। होपफुली आप सबको मेरी बात कन्वे हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। और अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज है जो है वो बेस के बारे में आपको कहूं। बेस जो है हम किसको कहते हैं? आर्नियस थ्योरी के मुताबिक जो प्रोड्यूस करता है इन द एक्वस सॉल्यूशन, जो प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। बेटा हामिद, आपके इंटरनेट का इशू है, बाकी लोगों को आवाज ठीक जा रही है, तो ये थोड़ा सा आप अपने इंटरनेट को चेक करें। रियाजुल हसन, बेटा मुझे अंदाजा है ये प्रॉब्लम चल रहा है इंटरनेट का, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये इंटरनेट वाली जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी तरफ से ये इशू है, उनकी सर्विस का प्रॉब्लम हो रहा है, उनके केबल्स वगैरह कट गए हैं, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली हमें इन्हीं हालात में रहते हुए पढ़ना है, क्या करें। तो कुछ लोगों को आवाज सीख जा रही है, कुछ लोगों को जो है वो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी और आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा आपके ग्रुप पर, लेकिन वो क्लोज ग्रुप में शेयर होगा, लिहाजा जो है वो आप परेशान ना हो। कोई चीज मिस भी हो गई है तो ये आप उसमें फिर जो उस लेक्चर को दोबारा से सुन सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आपके यहाँ इंटरनेट का इशू भी है तो वो भी आप, कोई बात नहीं, हम उसको इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। बाकी स्ट्रॉन्ग और वीक का वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वो ज्यादा OH आयन प्रोड्यूस करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, पार्टली डिसोसिएट होगा तो वीक कहलाएगा। और इसी तरह से
जो है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की टर्म में भी वही फर्क है कि कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा जब क्वांटिटी ज्यादा होगी, डाइल्यूट कहलाएगा जब क्वांटिटी कम हो। तो ये जो है वो स्टोरी है रिलेटेड टू बेस। बाकी एक टर्म और आपने इसमें पढ़ी है और वो है टर्म अल्कली की। अब हर बेस जो होता है वो अल्कली नहीं होता। जैसे अमोनिया है, अमोनिया इज अ बेस, लेकिन क्या वो अल्कली है? अल्कली हम कहते हैं सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स को। अल्कली हम कहते हैं सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे जो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उन सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स को अल्कली कहा जाता है। जबकि सारे बेस अल्कली नहीं होते। बेस सारे जो हैं वो अल्कली नहीं होते। इसीलिए आपको ओ लेवल में बताया गया था कि एवरी अल्कली इज बेस व्हाइल एवरी बेस इज नॉट एन अल्कली। एवरी बेस इज नॉट एन अल्कली। वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगा, जो वाटर में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, हम उसे अल्कली कहते हैं। एंड जनरली ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एज एन अल्कली करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ये बेटा आपके सामने जो है वो डिस्कशन था रिगार्डिंग कुछ एसिड बेस के बारे में। हमने पूछ लिया मुझसे, अदरवाइज इंशाल्लाह बाकी बात हम करेंगे। और सॉल्ट के बारे में इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, ताकि सॉल्ट का क्राइटेरिया भी आपको क्लियर हो जाए और सॉल्ट कैसे बनते हैं, और ये इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है तो इंशाल्लाह उस पर मैं अगली क्लास में बात करूंगा। कोई अगर आपको क्वेश्चन है बेटा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के इंशाल्लाह जो भी उसका आंसर होगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, अगर अभी कोई क्वेश्चन है, कोई बात जहन में क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, तो बात इंशाल्लाह। ओके, कोई मैसेज आया है ओके बेटा, थैंक यू। तो इंशाल्लाह बाकी बात करेंगे हम।